वेलकम टू दी एपिसोड 12। तो आज हमारा ईडियम्स एंड फ्रेजेस का क्लास है। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला पहला हमारा ईडियम है बी आउट फॉर द काउंट। बी आउट फॉर द काउंट इसका मतलब होता है इन अ डीप इनसेंसिबल स्लीप। बेसिकली आपने हिंदी में सुना होगा ना, घोड़े बेच के सोना, तो ये वही है बी आउट फॉर द काउंट। मतलब कि सबको छोड़ छाड़ के ऐसा गहरी नींद में चली जाना, ऐसा अनकॉन्शियसनेस में चली जाना। ठीक है, मतलब कि इस तरीके की नींद में चले जाना कि आपको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा हो, आपको कुछ भी ऐसा बाहर का कुछ समझ नहीं आ रहा हो। तो देखो, बीइंग कंप्लीटली नॉक्ड आउट और अनकॉन्शियस विद यूजुअली फ्रॉम एग्जॉशन। जब आप बहुत थक जाते हो तो जो नींद आती है ना, गहरी नींद में जब आप चले जाते हो, तो वो होता है बी आउट फॉर द काउंट। इसका एक और सेंस होता है, वो सेंस होता है कि जब जब आप नॉकड आउट हो जाते हो, मतलब कि जब आप किसी खेल में हार जाते हो ना, यूजुअली बॉक्सिंग में जब आप नॉकड आउट हो जाते हो, हार जाते हो, उसको भी बोलते हैं बी आउट फॉर द काउंट। ठीक है, तो यहाँ पे दो सेंस आ रहा है, एक तो डीप इनसेंसिबल स्लीप, घोड़े बेच के सो जाना, एंड दूसरा नॉकड आउट वाला सेंस भी आ रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों समझा दिया। एग्जाम्पल देखो, after a long day of hiking, I was totally exhausted and fell asleep on the couch. I was out for the count by 8 p.m. Out for the count, ठीक है। I was out for the count by 8 p.m. मतलब मैं 8 बजे तक होते होते ऐसा लाइक आउट फॉर द काउंट हो गया, मतलब कि ऐसा गहरी नींद में चला गया, अनकॉन्शियस हो गया। सेकेंड वर्ड सेकेंड वर्ड है हमारा बी लाइक चॉक एंड चीज। बी लाइक चॉक एंड चीज का मतलब होता है डिस्क्राइब टू थिंग्स और पीपल दैट आर completely different from each other. It highlights how their qualities, interest और characteristics contrast. इसका मतलब होता है कि जब दो पीपल कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं, उनकी क्वालिटीज में, इंटरेस्ट में या किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स में, वो अगर कंप्लीटली एक दूसरे से डिफरेंट है, दे आर लाइक चीज एंड चॉक। ओके, एग्जाम्पल देखो, my sister and I are like chalk and cheese. She loves going out and partying while I prefer staying home with a good book. Okay, so my sister and I are like a chalk and cheese, means completely different from each other. Okay, come to the third, can't cut the mustard. Can't cut the mustard मतलब होता है someone or something is not good enough or doesn't meet the required standard or expectations. It suggests a lack of ability, skill or performance in a particular situation. तो इसका देखो, इसका बेसिकली मतलब हुआ ना कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आपके पास वो स्किल नहीं है, वो एबिलिटी नहीं है परफॉर्म करने का, तो आप उस एक्सपेक्टेशन और लाइक स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके पास वो स्किल नहीं है। ठीक है, तो इफ एनीबडी इज नॉट हैविंग जॉब बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग सम पर्टिकुलर स्किल, तो वो भी होता है लाइक ही इज नॉट एबल टू कट द मस्टर्ड। ऐसा इस तरीके से स्टेटमेंट फ्रेम करा जाता है। एग्जाम्पल देखो, Tom has been trying to fix the car, but it seems he can't cut the mustard as a mechanic. मैकेनिक होने के नाते भी वो he is not able to cut the mustard, मतलब कि वो नहीं कर पा रहा है, कार को फिक्स नहीं कर पा रहा because of lacking some skill और ability। ठीक है, आई होप यू गॉट टू अंडरस्टैंड दिस। कांट कट द मस्टर्ड का मतलब ये होता है कि जब आपके पास कोई एबिलिटी या स्किल नहीं होती है तो आप वो काम नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो लेट्स से कोई रिक्वायरमेंट है किसी स्किल की एंड आई डोंट हैव दैट स्किल, तो व्हाट आई विल से दैट आई कांट कट द मस्टर्ड। फोर्थ फोर्थ वन इज अ लिली लिवर्ड। लिली लिवर्ड मतलब होता है नॉट ब्रेव। अ पर्सन इज अफ्रेड टू टेक रिस्क और फेस चैलेंजेस। ऐसा पर्सन जो कि ब्रेव नहीं होता है और अफ्रेड करता है रिस्क और चैलेंजेस लेने में। ठीक है, एग्जाम्पल, everyone expected Rohan to stand up to the boss, but he just backed down like a lily-livered coward. ओके, तो सबने रोहन से एक्सपेक्ट किया था कि वो बॉस के सामने स्टैंड लेगा, बट ही वॉज बैक डाउन, वो पीछे हट गया एंड उसने कैसा बिहेव करा, एक लिली लिवर्ड की तरह, मीन्स कि ही इज़ अ वेरी कावर्ड काइंड ऑफ पर्सन, वेरी नॉट ब्रेव एंड हु इज अफ्रेड ऑफ टेकिंग एनी रिस्क एंड चैलेंजेस। कम टू फिफ्थ, लॉन्ग इन द टूथ। लॉन्ग इन द टूथ मतलब होता है समवन और समथिंग दैट इज ओल्ड और एजिंग, कुछ बहुत पुराना, बहुत उम्र का। ठीक है, कोई ऐसा चीज जो कि बहुत पुराना हो, बहुत ज्यादा एज हो उसकी, तो उसको उसको कहते हैं हम लोग लॉन्ग इन द टूथ। एग्जाम्पल देखो, शी इज गेटिंग अ बिट लॉन्ग इन द टूथ बट स्टिल शी रन्स मैराथन्स एवरी ईयर। वो
और वो हो चुकी है, लाइक वो बहुत बूढ़ी हो चुकी है, उनका बहुत एज हो चुका है, बट स्टिल वो मैराथन रन करती है एवरी ईयर। ओके, इस पे आ जाओ। स्केप गोट का बेसिकली हिंदी मीनिंग होता है बलि का बकरा, और ये बहुत कॉमन वर्ड है, तो सबको पता होगा बलि का बकरा। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्केप गोट। तो someone who is unfairly blamed for something, often to take the blame away from others or to deflect attention from the true cause of problem। किसी और पे ब्लेम लगा देना बेसिकली इसलिए ताकि किसी और से ब्लेम हट जाए, दूसरे पे ब्लेम लगा देना, या किसी मैटर, किसी मैटर पे अटेंशन को हटाने के लिए हम बेसिकली किसी और पे ब्लेम लगा देना इज दी स्केपगॉट। तो मतलब कि बलि का बकरा बनाना, ठीक है, किसी और पे ब्लेम लगा देना, इसलिए बलि का बकरा बनाना, तो स्केपगोट उसी को बोला जाता है। एग्जाम्पल से समझिए। व्हेन द प्रोजेक्ट फेल्ड, राघव बिकेम द स्केपगोट इवन दो एवरीवन द टीम मेड मिस्टेक। तो क्या हुआ ना कि जब प्रोजेक्ट फेल हुआ तो राघव को स्केपगोट बना दिया गया, मतलब बलि का बकरा बना दिया गया, सारा ब्लेम उस पर डाल दिया गया। बट क्या हुआ था कि टीम के सारे लोगों ने गलती करा था, बट जब ऐसा प्रोजेक्ट फेल्ड होने का टाइम आया तो सब लोगों ने मिलके राघव पे ब्लेम डाल दिया, तो इट मीन्स कि राघव को स्केपगोट बना दिया। ठीक है, कम टू सेवेंथ। To go bananas. To go bananas means to become very, very excited, angry or irrational, often in an exaggerated or wild way. To go bananas का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना। आप ये एक्साइटमेंट भी हो सकता है, एंग्री भी हो सकता है, और इरेशनल बिहेवियर भी हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाना या फिर एंग्री हो जाना, ये समटाइम्स क्या होता है, ये वाइल्ड नेचर में चला जाता है कि आप इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो, इतना ज़्यादा एंग्री हो जाते हो कि वाइल्ड नेचर में चला जाता है आपका, या फिर बहुत एक्सेसिव एक्साइटमेंट हो जाना, ठीक है, किसी चीज़ के लिए। इसका मतलब होता है टू गो बनानाज। So, when the kids found out their surprise trip to the amusement park, they went bananas, running around and shouting with joy। तो जब उनको पता चला कि अम्यूज़मेंट पार्क में उनका एक सरप्राइज ट्रिप है, तो वो दे गॉन बनानास, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, भागने लगे, चिल्लाने लगे, इस तरीके से। ठीक है, टू इट। टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर। टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर मतलब कि टू टेक एडवांटेज ऑफ अ डिफिकल्ट और क्योटिक सिचुएशन फॉर पर्सनल गेम, ऑफन इन अ मैनिपुलेटिव और अपॉर्चुनिटीज लो। तो किसी भी ऐसा डिफिकल्ट और क्योटिक सिचुएशन में अपना पर्सनल फ़ायदा निकाल लेना, ठीक है, बेसिकली किसी को मैनिपुलेट करके या फिर अपॉर्चुनिस्ट की तरह, ठीक है, कि हाँ किसी का कुछ बुरा हो रहा है उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा तो काम निकलना चाहिए। तो इस तरीके से ना किसी बुरे सिचुएशन में भी अपना एडवांटेज निकाल लेना इज़ दी टू फिश इन दी ट्रबल्ड वाटर। ठीक है, यहाँ पे देखो, सम बिजनेस फिश इन ट्रबल्ड वाटर ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर सेलिंग नेसेसिटीज एट इन्फ्लेटेड प्राइस। तो कुछ बिजनेसेस क्या करते हैं ना, फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स करते हैं, मतलब कि बुरे सिचुएशन में भी अपना फ़ायदा निकालते हैं, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर के टाइम पे ना मोस्टली अपने प्रोडक्ट्स को ऐसा हाई प्राइसेस पे सेल करते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स कर रहे हैं। ठीक है, नाइन्थ नाइन्थ वर्ड इज विल ओ द विस्प। विल ओ द विस्प मतलब होता है misleading or elusive goal or idea, often something that appears to be attainable but turns out to be impossible to grasp, something that is impossible to get or achieved। तो विलो द विस्प मतलब होता है कुछ ऐसा जो कि कोई ऐसा गोल जो आपको दिखने में तो लगता है कि हाँ ये अचीवेबल है, बट एट लास्ट वो एक इम्पॉसिबल टू अचीव होता है, कुछ ऐसा जो बिल्कुल एक होता है ना कि बहुत मुश्किल होता है पाना, ठीक है, इम्पॉसिबल टू गेट थिंग्स। तो वैसा चीज़ जो कि इम्पॉसिबल टू गेट और अचीव्ड है उसको बोलते हैं विलो द विस्प। एग्जाम्पल देखो। Her dream of becoming a famous actress seemed like a will-o'-the-wisp, always just out of reach despite her hard work। उसका जो सपना है फेमस एक्ट्रेस बनने का, वो एक विलो द विस्प ऐसा लगता है, क्योंकि डिस्पाइट उसके हार्ड वर्क के अलावा भी उसके हाथ से बहुत दूर लगता है वो चीज़। ठीक है, लाइक इट इज़ इम्पॉसिबल टू गेट और अचीव्ड। कम टू टेंथ।
वाटर अंडर द ब्रिज। वाटर अंडर द ब्रिज होता है समथिंग फ्रॉम द पास्ट दैट इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट और वर्थ वरिंग अबाउट. इट इज यूज टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन और डिसएग्रीमेंट दैट हैज बीन रिजॉल्व और इट्स forgotten and can't be changed anymore, suggesting that it's been flowed away like water under the bridge. See, understand, मैं समझा रही हूँ अच्छे से. देखो, वाटर अंडर द ब्रिज का मतलब होता है ना कुछ ऐसा जो कि पास्ट में हुआ बट उस पर अब चिंता करने की बिल्कुल बात नहीं है. क्यों? क्योंकि या तो वो सिचुएशन आप कुछ ऐसा बुरा हुआ होगा तो आप उसको फॉरगिव कर चुके हो, आप लाइक उस डिसएग्रीमेंट से सॉर्टेड हो चुके हो, आप उसको भूल चुके हो या उसको माफ़ कर चुके हो या उससे लाइक वो चीज़ सॉर्टेड हो चुका है. तो इन तीनों वजह से जब कोई चीज़ पास्ट में हुआ है और अब उस पर बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि आप उसको अब चेंज नहीं कर सकते हो, तो डैट इज़ अंडर द ब्रिज. ठीक है. तो इसका मतलब क्या होता है ना, इसको आप याद कैसे रख सकते हो. सी, सजेस्टिंग दैट इट्स बीन फ्लोड अवे लाइक द वाटर अंडर द ब्रिज. तो ब्रिज के अंदर अंडर जो वाटर होता है ना वो बह चुका है. ठीक है. तो वाटर अंडर द ब्रिज फ्लोन अवे. ठीक है, इस तरीके से बोला जाता है. मतलब कि जो काम है वो पास्ट में हो चुका है तो अब उस पर बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है. ठीक है, ये है इसका मतलब. एग्जाम्पल से समझिए. We had our differences a few years ago, but that's all water under the bridge now. We are good friends again. तो हमारे बीच डिफरेंसेस था कुछ साल पहले बट अभी वाटर अंडर द ब्रिज है. क्यों? क्योंकि ये सब बीत चुका है. जो बीत चुका है उस पर अभी ऐसा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज उसको हम लोग बदल नहीं सकते. नाउ वी आर गुड फ्रेंड्स. सो इस तरीके का एग्जाम्पल. सो आप ऐसे समझ जाओगे कि इसका मतलब क्या. आई होप एग्जाम्पल से आपको थोड़ा समझने में आसानी हो रहा हो. नाउ वी आर एट द एंड. लेट्स मीट एंड गेम ऑफ CGL टेलीग्राम चैनल फॉर द क्विज एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव द क्विज for your retention and to boost your confidence. Okay, till then, bye bye.